जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका जेपीएससी एस्पिरेंट में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरएएस, एमपीपीएस, यूपीपीएस, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेली करंट अफेयर सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आज के सबसे महत्वपूर्ण समाचारों को परीक्षा की दृष्टि से समझते हैं। तो आज का हम लोग देखते हैं, पहला आर्टिकल क्या है। नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक और राष्ट्रीय विकास का रोडमैप। हाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस बैठक में देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों तथा केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करना तथा आगामी दशकों के लिए आर्थिक विकास, अवसंरचना सुधार और सामाजिक कल्याण नीतियों का एक एकीकृत ढांचा तैयार करना था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार इस बैठक में ग्रामीण विकास, डिजिटल अवसंरचना, सेमीकंडक्टर निर्माण, कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा कि जो फोकस था किसमें था। एक ग्रामीण विकास का था, डिजिटल अवसंरचना का था, सेमीकंडक्टर निर्माण का था, कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीज़ों पर मुख्य फोकस किया गया था। अब इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग शीर्ष से नीचे, टॉप टू डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग नीचे से ऊपर आने के बॉटम टू अप दृष्टिकोण पर प्रतिस्पर्धी तथा सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीति आयोग की शासी परिषद इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की साझा समझ विकसित करने का कार्य करती है। वर्ष 2015 से अब तक शासी परिषद की विभिन्न बैठकों में कृषि क्षेत्र में सुधार, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिससे महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच $5 ट्रिलियन तथा 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने में इस परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टैटिक जीके देखा जाए तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है, इसको थिंक टैंक बोला जाता है। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भारत के? प्रधानमंत्री। शासी परिषद की संरचना में अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक क्या है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये सब चीज़ों को जारी किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन। ठीक है, ये मिलन तो समुद्री सुरक्षा साझेदारी। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी, बीपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, रेलवे, बैंकिंग, कहीं भी हो, ये नौसेना अभ्यास या फिर सैन्य अभ्यास जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन का नवीनतम संस्करण विशाखापट्टनम, ये भी याद रखिए कि ये कहाँ हुआ था, तो विशाखापट्टनम, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है, के तट पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दुनिया भर के 50 से अधिक मित्र देशों की नौसेनाओं, युद्धपोतों, समुद्री गश्ती विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष के अभ्यास का मुख्य विषय देखिए यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट है। मुख्य विषय क्या था? समुद्री भ्रातृत्व के माध्यम से सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, ठीक है, रखा गया है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, पायरेसी यानी समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में समन्वय स्थापित करना, खोज और बचाव रणनीतियों को साझा करना तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था। अभ्यास के दो मुख्य चरण थे, हार्वल फेज तथा सी फेज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हार्वल फेज और सी फेज, जिसमें अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्ध और वायु रक्षा अभ्यास शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास मिलन की शुरुआत कब हुई थी? ये देखिए 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई थी। प्रथम संस्करण में भारत के अलावा केवल 4 देशों, कौन कौन 4 देश? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड ने भाग लिया। प्रारंभ में ये अंडमान और निकोबार कमान के तहत आयोजित किया जाता था। समय के साथ भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन की विस्तार के साथ इस अभ्यास के आकार और दायरे में भारी वृद्धि हुई। यह केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित न रहकर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तारित हो चुका है। रणनीतिक दृष्टि से यह अभ्यास भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करता है। आई होप ये चीज़ें जो है मैप से समझने लायक है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आपको देखना है। फिर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तारित हो चुका है। ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। मैप से समझिएगा, इससे याद रह जाएंगी। नेक्स्ट है, अभ्यास का नाम था मिलन। प्रथम आयोजन तो 1995 में अंडमान और निकोबार में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम आयोजन कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछ देता है। आयोजक संस्था कौन था? भारतीय नौसेना, जो पूर्वी नौसेना कमान था। आयोजक स्थल कहाँ था? विशाखापट्टनम। और संबंधित रणनीति विजन क्या था? सागर अन्य क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास और एक्ट ईस्ट नीति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा आर्टिकल क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भारत का प्रदर्शन इसमें क्या रहा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वैश्विक रैंकिंग में अपना मजबूत स्थान बनाए रखा। 130 से अधिक अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन में स्विट्जरलैंड ने पुनः पहला स्थान प्राप्त किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो स्विट्जरलैंड ने। जबकि भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के समूह में शीर्ष स्थान पर रहा। किसमें? निम्न मध्यम आय वाली, निम्न से मध्यम आय वाली में प्रथम स्थान पर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा नीति आयोग ने रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की यह प्रगति स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के सरलीकरण के कारण संभव हुई। भारत ने ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, पेटेंट दाखिल करने की दर तथा आईटी सेवाओं के निर्यात मानकों में विशेष रूप से उच्च अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट का बैकग्राउंड देखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पहली बार वर्ष 2007 में प्रकाशित किया गया था। यह दुनिया भर के देशों के नवाचार क्षमताओं और सफलता का वार्षिक मापन करता है। 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, ठीक, जहां से भारत ने अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए शीर्ष 40 देशों में प्रवेश किया। तो याद रखना है आपको, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो 40। इंडेक्स का मूल्यांकन दो मुख्य उप सूचकांकों के आधार पर किया जाता है। पहला कौन है? ये देखिए, पहला इनोवेशन इनपुट, जो नवाचार के सक्षम करने
वाले तत्वों जैसे संस्थान, मानव पूंजी, अवसंरचना, बाजार परिपक्वता का मूल्यांकन करता है और इनोवेशन आउटपुट जो नवाचार के वास्तविक परिणामों जैसे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और रचनात्मक आउटपुट का मापन करता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 ने देश में पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जारीकर्ता संस्था कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO की स्थापना 1967, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी 1974 में। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। मूल्यांकन के प्रमुख पिलर क्या? 7 पिलर होते हैं। एक संस्थान, एकता, मानव पूंजी, अवसंरचना, बाजार, व्यापार विकास, ज्ञान और तकनीक, रचनात्मक। तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन सा है। संस्थान है, मानव पूंजी याद रखिए, अवसंरचना, मार्केट, व्यापार विकास, ज्ञान तकनीक और रचनात्मक। नेक्स्ट है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा और वित्तीय स्थिरता। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति समीक्षा बैठक के निर्णय की घोषणा की है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर यानी कि रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको 5 स्टार लगाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही न्यूट्रल और अकोमोडेटिव का रुख के स्थान पर इन्फ्लेशन को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने हेतु प्रत्याहार विथड्रॉन ऑफ एकोमोडेशन के रुख पर ध्यान बनाए रखा है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है 7% रहने का अनुमान बरकरार रखा है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4.5% अनुमानित किया गया है। वैश्विक खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत के मजबूत बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा भंडार को भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य आधार बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आप देखिए, मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधन करके किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य में मूल्य स्थिरता बनाए रखना था, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना था, साथ ही सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखना है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से? उर्जित पटेल समिति, इसको भी आप 5 स्टार लगाइए। सिफारिशों के आधार पर भारत में लक्षित मुद्रास्फीति ढांचा अपनाया गया। इसके तहत केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान में यह लक्ष्य 4% है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन का जो ये लक्ष्य है वो कितना है? 4%, जिसमें से ±2% यानी कि 4% है अगर, तो ये जो है 6% तक अगर है तो भी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, या फिर ये अगर 2% तक है तो भी अर्थव्यवस्था में उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा होता है यानी कि 7% इधर अगर 7% की तरफ बढ़ा यानी कि 6.1, 6.2 इधर अगर बढ़ा तो प्रॉब्लम होगी। यहीं अगर 2 पॉइंट से अगर नीचे हुआ 1.9, 1.8 तो ये खतरे की संकेत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ रखिए। अर्थात मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक इस सीमा से बाहर रहती है तो आरबीआई को केंद्र सरकार को विफलता का कारण बताते हुए स्पष्टीकरण रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमपीसी का ढांचा। 6 सदस्यीय निकाय, 3 आरबीआई अधिकारी होते हैं, 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है, निर्णायक बोर्ड है, कास्टिंग बोर्ड का अधिकार है। तो आपको ये बताना है, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आरबीआई के वर्तमान जो है गवर्नर कौन है? ठीक है, गवर्नर
कौन है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। वैधानिक प्रावधान क्या? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 का बी। मुद्रास्फीति का लक्ष्य हम लोग देख ही लिए डिटेल में। ठीक, बैठकों की न्यूनतम अवधि कितना? वर्ष में कम से कम 4 बैठकें, और वर्तमान में 6 यानी कि द्विमासिक हो रही हैं ये बैठकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईबी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ईबी को भी आप 5 स्टार लगाएं। ठीक है, इसरो का गगनयान मिशन और वायुमित्र ह्यूमनॉइड का परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अर्धमानवीय रोबोट, उसका नाम क्या है? व्योममित्र, के अंतिम उड़ान सिम्युलेटर और जीवन रक्षण प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मानव युक्त गगनयान मिशन से पूर्व अनमेन्ड यानी मानव रहित टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी, जिसमें व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योममित्र क्रू मॉड्यूल, ठीक, व्योममित्र क्रू मॉड्यूल के भीतर पर्यावरण नियंत्रण, स्विच पैनल संचालन, जीवन रक्षण मापदंडों की निगरानी तथा ग्राउंड स्टेशन के साथ संवाद करने में सक्षम है। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा में आयोजित किया गया है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जा रही हैं, क्योंकि ये गगनयान मिशन जो है ये लक्ष्य है भारत का। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये याद रखिए, 2 चीज़ इसमें याद रखिए, गगनयान याद रखिए और जो रोबोट जो भेजा जा रहा है उसका नाम याद रखिएगा, व्योममित्र। नेक्स्ट देखिए, गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2018 में घोषित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों, एस्ट्रोनॉट्स और या फिर व्योमनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत के समुद्री क्षेत्र में वापस उतारना है। इस मिशन के लिए इसरो ने प्रक्षेपण यान LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था, का चयन किया गया, जिसे मानव रेटिंग प्रदान की गई। व्योममित्र का विकास इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और रोबोटिक्स टीम द्वारा किया गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो मानव को अंतरिक्ष भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जैसे कि बोला गया 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन होंगी? ठीक है, 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन होंगे? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पहले जो होंगे, ठीक है, ये है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, दूसरे होंगे ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। तीसरे होंगे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। चौथे होंगे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये होंगे। अब देखिए आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की बात की गई है और आपने यहाँ पे नंबर 4 बताया। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पे भेजा तो 3 ही जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर पर जो है ये 4 लोगों का नाम अभी रखा गया। चारों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इन चारों को। ठीक है, जब आप भेजा जाएगा तो 3 ही रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता किन्हीं के साथ कुछ हो जाए या फिर किन्हीं को तबीयत खराब हो जाए तो उनके रेयर केस में किसी दूसरे को भेजा जाएगा। तो इसलिए ये 4 नाम को आप याद रखिए। एक प्रशांत बालकृष्णन को याद रखिए, अजित कृष्णन को याद रखिए,
अंगद प्रताप को याद रखिए, शुभांशु शुक्ला को याद रखिए। देखिए यहाँ पे अगर आप याद रखना है तो यहाँ पे कृष्णन कृष्णन देखिए दो जगह है, एक अजीत कृष्णन है, एक प्रशांत बाल कृष्णन है। फिर यहाँ पे याद रखिए अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला तो सबको आपको आदि होगा कि ये नासा मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में जा चुके हैं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं और वहाँ पे रह चुके हैं, ठीक है। और गगनयान मिशन का लक्ष्य जो है वो 2027 का है, 2027 में भेजने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए मिशन का नाम देख लीजिए, गगनयान। प्रक्षेपण यान क्या है, LVM-3 है। ह्यूमन रेटेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलुरु यानी प्रारंभिक प्रशिक्षण यूरी गागरिन केंद्र रूस में दिया जाएगा। व्योम मित्र है, इसरो द्वारा निर्मित महिला संस्कृत नाम अर्थी। अर्थी यानी कि व्योम मतलब होता है आकाश, मित्र मतलब दोस्त, अर्थ ह्यूमनॉइड। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय का है बंगलुरु कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण और आर्द्रभूमि हेतु नया रामसर स्थल। इसको भी आप 5 स्टार में लगाइए, ठीक है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में नए स्थलों को शामिल कराकर अपने रामसर स्थलों की कुल संख्या को बढ़ाकर और अधिक विस्तृत कर लिया है। नए घोषित स्थलों में पारिस्थितिक रूप से समृद्ध जलीय क्षेत्र, मैंग्रोव और पक्षी अभयारण्य शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत अब एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है, जो जैव विविधता संरक्षण, कार्बन सिंक निर्माण और स्थानीय समुदायों के सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखिए अभी रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। इस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कहा रामसर स्थल में हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आर्द्रभूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है, ठीक है, किडनी ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता का आधार प्रदान करती है। रामसर सूची के तहत उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो वैश्विक पारिस्थितिकी संतुलन के लिए गंभीर संकट में हो या अद्वितीय प्रजातियों का आवास हो। भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर शामिल है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर शामिल है, ठीक। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को भारत में लागू 1982 में, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आपको मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर देखा जाए टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना है, ठीक है, टोटल रामसर साइट इंडिया में कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कितना है, 20, और यूपी में कितना है, 13। और जो लेटेस्ट जो रामसर साइट में शामिल हुआ वो कौन कौन सा है ये आप देख लीजिए, ठीक है। पहला जो है अगर आप देखा जाए 97 नंबर का, 97, तो ये आपका हो गया पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य, ठीक है। 98 नंबर का बात किया जाए, अच्छा ये पटना ये है कहाँ, ये आपका जो है ये यूपी में है, यूपी में कहाँ, एटा, ठीक। 98 नंबर का जो है ये आपका है छारी ढंड, ठीक, छारी ढंड।
ठीक। और ये वेटलैंड ये कहाँ है, ये आपका है कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। 99 नंबर का जो है ये आपको कौन सा है, तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। और ये आपका कहाँ है, ये है अलीगढ़, अलीगढ़ यूपी में, ठीक है, अलीगढ़ यूपी में। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, और 100 नंबर का जो है, 100 नंबर का ये है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहाँ है, जिसको बोला जाता है सुरहा ताल, सुरहा ताल, ये आपका बलिया है, यूपी में, यूपी का बलिया में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये, ठीक। अब चलिए हम लोग MCQ को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई एक संवैधानिक संस्था है। क्या यह संवैधानिक संस्था है? नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। ये गैर सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको संसद के द्वारा ये बनाया गया है, इसको वैधानिक तरीके से। नीति आयोग की शासी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, तो ये सही है। यह निकाय ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन दृष्टिकोण का पालन करता नहीं, ये था आपका डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप था, टॉप, ठीक। और जो डाउन, टॉप टू डाउन था, ये आपका क्या था, योजना आयोग था, ये योजना आयोग है ना। तो इतना चीज़ इसमें है। तो हमारा पहला गलत हो जा रहा है, तीसरा गलत हो जा रहा है, हमारा सही हो रहा है 2। तो पूछा क्या, कौन सा कथन सही थे, केवल 2 सत्य है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास मिले बहुत पक्षी नौसेना अभ्यास मिलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखेंगे आप, असत्य है। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है। क्या यह द्विवार्षिक अभ्यास है? नहीं, सॉरी, हाँ ये सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में अंडमान और निकोबार के कमान में हुई थी, ये भी सही है। यह अभ्यास केवल क्वाड सदस्य देशों के मध्य आयोजित होने वाला एक रणनीतिक अभ्यास है। नहीं, इसमें क्वाड नहीं, बल्कि ये जितने भी महासागर हैं वो सब इसमें शामिल है। इसमें 50 से अधिक देश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सौहार्द को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। तो इसने पूछा था असत्य कौन है, तो हमारा सी ऑप्शन ही हमारा असत्य था, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हाँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य RBI और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, ये तो सही है। RBI गवर्नर को समिति में निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये आपको बताना है क्या निर्णायक मत प्राप्त है, सही है। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की धारा 45(b) के तहत किया गया था, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। भारत के गगनयान मिशन के संदर्भ में विकसित वयोमित्र क्या है? तो एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, नहीं ये पूरा तो नहीं है। इसरो द्वारा विकसित एक महिला अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो ये सही है।
भारत में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील शामिल है। ये भी सही है। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लक्षित इन्फ्लेशन ढांचा, ठीक है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति ढांचा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत सीपीआई मुद्रास्फीति का मानक लक्ष्य क्या रखा गया है? तो हम लोग उसमें डिस्कस किए भी थे कि 4% प्लस माइनस 2%। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ठीक, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा है। तो सुंदरबन आर्द्रभूमि जो है सबसे बड़ा और रेणुका आर्द्रभूमि जो है सबसे छोटा है। ठीक। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें क्या था? LVM-3, जो पहले GSLV Mk3 था और अभी LVM M3 है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्जन्म से ये संबंधित है। कौन? अमृत धरोहर और मिष्टी योजना है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेशन। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।